हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आईएएस दरबार। डिस्कशन में बहुत बहुत स्वागत है। 17 मार्च है आज और इम्पॉर्टेंट एडिटोरियल का डिस्कशन करेंगे हम लोग। आपको बता दें कि आज के आर्टिकल के साथ साथ हम कल के आर्टिकल को भी डिस्कस करने वाले हैं। तो एक आर्टिकल था कल पॉपुलेशन कंट्रोल पर, वो बहुत अच्छा आर्टिकल था, तो वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट ऑल्सो। स्टार्ट करते हैं। ये जानकारी कोचिंग की है। अभी जैसा कि आपको पता है, ऑफलाइन के लिए प्रॉपर गाइडलाइंस दिल्ली में नहीं है। हालांकि ऐसा लग रहा है कि अब कुछ ही दिनों में आ जाएगा, बट अगर आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों में से कोई भी कोर्स के बारे में जानकारी चाहिए, या आपको कोर्स चाहिए, आपको पर्सनल गाइडेंस का प्रोग्राम अचीव करना हो, या फिर गाइडेंस चाहिए, मेंस के लिए आंसर राइटिंग की ट्रेनिंग चाहिए, तो आप जो गिवन नंबर है उस पर अप्रोच कर सकते हैं। देखिए, ये फॉर्मेट होता है टाइम मैनेजमेंट की डायरी का, जिसके थ्रू हम आपकी मदद करते हैं सेल्फ स्टडी में। तो आइए आज का फर्स्ट आर्टिकल डिस्कस करते हैं। और आज स्टार्ट करेंगे हम लोग जो सिंगल यूज़ ऑफ प्लास्टिक है वो कैसे एक हिडन पेंडेमिक की तरह बन गया है आज के टर्म्स में। वी आर टॉकिंग अबाउट द कोविड-19 इम्पैक्ट। और कोविड-19 का एक बहुत भारी इम्पैक्ट ये इस इनडायरेक्टली भी हम देख पा रहे हैं कि इसमें प्लास्टिक का यूज़ कितना ज़्यादा हुआ है। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या क्या कहा गया है। बहुत अच्छे अच्छे फैक्ट्स और बेसिक फैक्ट्स और जानकारी आपको मिलेंगे, तो आप कोशिश कीजिए कि इनका नोट ज़रूर बनाएं, ताकि जब भी प्लास्टिक कंट्रोल या इस पर कहीं पर एनवायरनमेंट पर आपको क्वेश्चन पूछा जाए तो आप लिख सकें वहाँ आसानी से। अभी वैक्सीनेशन हालांकि स्टार्ट हो गया है, और पिछले एक साल में जिस तरीके से चीज़ें बदल गई, लॉकडाउन रहा, लेकिन अगर हेल्थ के इशू से देखेंगे तो जिस तरीके से सारा इस्तेमाल हुआ, मास्क वगैरह स्टार्टिंग में आए, पीपीई किट्स वगैरह का इस्तेमाल हुआ, और बहुत ज़्यादा आप देख पा रहे थे कि वाइड लेवल पर प्लास्टिक का काफ़ी इस्तेमाल हो रहा था। तो यहाँ पर उसी के बारे में डिस्कस किया गया है कि ये जो प्रॉब्लम है, क्या हम इसको इग्नोर कर सकते हैं। तो वी कांट इग्नोर द इंक्रीजिंग प्रॉब्लम्स। और एक तो वायरस की वजह से जो चीज़ें वर्स होती जा रही हैं, पहला तो ये है। दूसरा फैक्ट है कि उसे बचने के लिए जो हम शील्ड्स इस्तेमाल कर रहे हैं वो प्लास्टिक का बना हुआ आ रहा है। जैसे आपने देखा होगा जो कोविड शील्ड है, से हेलमेट टाइप का बना होता है, तो वो भी प्लास्टिक का होता है। तो इसमें प्लास्टिक का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो रहा है, सो दैट वायरस से के इम्पैक्ट से बचा जा सके। लेकिन ऑन द अदर हैंड क्या हो रहा है कि प्लास्टिक के इस्तेमाल के बढ़ जाने की वजह से भी हमारे ऊपर एनवायरमेंटल इम्पैक्ट इसका पड़ सकता है। ठीक है, सो अभी हालांकि गवर्नमेंट ने बहुत सारे चैलेंजेस लिए हैं। पहला चैलेंज तो ये है, 2022 तक सिंगल यूज़ ऑफ प्लास्टिक को ख़त्म करना चाहती है गवर्नमेंट, फेज आउट करना चाहती है कम्प्लीटली। डू यू थिंक सो इट इज़ पॉसिबल विद इन 1 ईयर? बिकॉज 2021 तो आपका शुरू हो चुका है, और 2022 में एक साल में हाउ कैन वी कम्प्लीटली फेज आउट द यूज़ ऑफ प्लास्टिक? तो अभी स्वच्छ भारत मिशन वाले में तो मोदी जी ने जो टारगेट लिया था उसमें 2019 तक पूरा करने का बहुत हद तक सफलता मिली है। लेकिन when we are talking about eradicating the plastics in our daily use, कैसे ये पॉसिबल हो पाएगा, उसी के बारे में राइटर कुछ सजेशन, सलाह और डिस्कशंस बता रहे हैं। सो द कमिटमेंट कॉल्ड फॉर अ बेटर अरेंजमेंट ऑफ कलेक्ट, स्टोर एंड रिसाइकल सिंगल यूज़ ऑफ प्लास्टिक। तो जो प्लास्टिक का इस्तेमाल होता है उनको रिसाइकल कर दिया जाए, स्टोर कर दिया जाए, या फिर उसको प्रॉपर्ली कलेक्ट करना, ये सारे अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है, चैलेंज है, और इसको कैसे पूरा किया जाता है ये मैटर करेगा। यूएन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, आपने नाम सुना होगा यूएन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का। अगर नहीं सुना है किसी ने, जो लोग फ्रेशर हो सकता है नहीं जानते होंगे, तो आपको बता दें बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशंस के अंतर्गत आती है, जो कि एनवायरमेंटल इश्यूज़ को रिजॉल्व करने का काम करती है। तो इसमें नॉर्वे और जापान का सपोर्ट मिला है यूएन एनवायरनमेंट प्रोग्राम को। विद द सपोर्ट ऑफ नॉर्वे एंड जापान, इन्होंने क्या किया है कि ये असेसमेंट कर रहे हैं, मल्टी ईयर असेसमेंट हो रहा है, हाउ प्लास्टिक फाइंड्स इट्स वे इनटू द रिवर वे। ये कैसे नदियों में, ओशंस में प्लास्टिक चला जाता है, क्या क्या कारण है, इसके लिए एक प्रॉपर यहाँ पर असेसमेंट हो रहे हैं। एक प्रोजेक्ट है काउंटर मेजर्स, याद रखिएगा, काउंटर मेजर्स। इसको आप कोड करेंगे, सोचिए कितना नंबर मिलेगा आपको या फिर प्रीलिम्स से पूछ लिया जाएगा कि ये किस चीज़ से संबंधित है। तो काउंटर मेजर्स तरीके के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो, और नेशनल जोग्राफिक्स सी टू सोर्स गंगेस, इस तरीके के जो प्रोग्राम और प्रोजेक्ट्स हैं उसको लगातार चलाया जा रहा है। और इसमें एक्सपीडिशन ब्रॉट टुगेदर द 4 कंट्री,
जो सी टू सोर्स गंगेस है उसमें इंडिया, बांग्लादेश, ये सारे लोग हैं जो गंगा रिवर बेसिन में होने वाले प्लास्टिक पोल्यूशन के लिए कैसे ख़त्म करना है, क्या सोर्स है, सबका पता लगा रहे हैं। आप लोगों को समझ में आ रहा है ना प्लास्टिक यूज़ का जो इम्पैक्ट है, आपको पता है बहुत बुरा इम्पैक्ट होता है। समंदर में जाकर के प्लास्टिक जमा हो जाते हैं, सड़ते गलते नहीं हैं, और इससे जो वहाँ पे रहने वाले एनिमल्स हैं, जो आपके वाटर एनिमल्स हैं, प्लैंक्टन्स और ये सब, तो उस पर इसका पूरा पूरा इम्पैक्ट होता है, सीधा इम्पैक्ट होता है। जो बड़ी बड़ी मछलियाँ होती हैं वो इसको, जो फ़िश होती है वो उसको खा लेती हैं, प्लास्टिक्स को खा लेती हैं, और फिर वो अल्टीमेटली प्लास्टिक रिसाइकल होकर के आपकी बॉडी में पहुंच जाता है, ह्यूमन बीइंग में पहुंच जाता है। और ये सब बहुत बहुत बड़ा एक रिसर्च है, और इसीलिए कोशिश हो रही है कि प्लास्टिक का जो यूज़ है उसको ख़त्म किया जाए, और अगर ख़त्म हम नहीं भी कर पा रहे हैं तो एटलीस्ट को रिसाइकल कर दिया जाए। आपको पता है कि बहुत थिन प्लास्टिक्स का इस्तेमाल होता है। जो आप ये बड़े बड़े पॉलीथीन्स देखते हैं वो तो है ही, वो सारे तो बड़े प्लास्टिक्स हैं, बट ऐसा भी प्लास्टिक होता है जो बहुत ही थिन प्लास्टिक होता है, एंड विल डिसइंटीग्रेट इनटू द टिनी पार्टिकल्स ऑफ लेस देन 5 मिलीमीटर। इसको माइक्रो प्लास्टिक बोलते हैं। माइक्रो प्लास्टिक का काफ़ी इस्तेमाल होता है, एंड वी नो दैट ओनली 9% ऑफ ऑल प्लास्टिक एवर प्रोड्यूस्ड हैज़ बीन रिसाइकल्ड, while 79% of all plastic produced can be found in world's landfill एंड इन आर एयर, वाटर, सॉइल। देखिए 9% जो प्लास्टिक्स हैं उसको तो हम रिसाइकल कर लेते हैं, लेकिन इस पर डाटा देखिए कितना बड़ा है। 9% को आपने रिसाइकल कर लिया, लेकिन 79% जो कि प्लास्टिक और ओवरऑल वर्ल्ड फिल जो लैंडफिल्स हैं वहाँ से इकट्ठा होते हैं, और एयर, वाटर, सॉइल, ये सारे हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, सिस्टम्स हैं, वहाँ पे जाके पहुँच जाते हैं। सो द प्लास्टिक डजेंट बिलोंग टू आवर बॉडी एंड इट डज नॉट बिलोंग इन नेचर। मतलब प्लास्टिक ना तो हमारी बॉडी में कहीं है और ना ही नेचर में कहीं पर है। तो ये जो एक्यूमुलेशन हो रहा है वो सीधे तौर पर क्या कर रहा है, दोनों को इम्पैक्ट कर रहा है, ह्यूमन बॉडी को भी और नेचर को भी इम्पैक्ट कर रहा है। बट द क्वेश्चन इज कि इज इट इम्पॉर्टेंट फॉर अस? क्या प्लास्टिक इम्पॉर्टेंट है? तो आज के समय में तो प्लास्टिक बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कुरकुरे का पैकेट लीजिए, चिप्स का पैकेट लीजिए, दूध का पैकेट लीजिए, कोई भी पैकेट आप देखते हैं दैट इज मेड अप ऑफ प्लास्टिक। सो प्लास्टिक आर स्टिल वेरी इंपॉर्टेंट, एंड द सेंट्रल रोल इन अ ड्यूरेबल गुड्स जैसे कि मेडिसिन, फूड सेफ्टी, ये सारी चीज़ों में प्लास्टिक का इस्तेमाल कहीं ना कहीं हो रहा है। तो अब अप्रोच क्या होना चाहिए? अप्रोच रिड्यूसिंग द यूज़, दूसरा रिसाइकलिंग इट, एंड मैन्युफैक्चर ऑफ न्यू फॉसिल फ्यूल बेस्ड प्लास्टिक, इम्प्रूविंग वेस्ट कलेक्शन एंड डिस्पोजेबल। तो डिस्पोजल और वेस्ट कलेक्शन को कैसे आप प्रॉपरली इम्प्रूव करते हैं कि जैसे कूड़े वाली गाड़ी होती है तो उसमें भी अलग अलग तरीके का सेग्रीगेशन कर दिया जाए, और फिर उसको कैसे रिसाइकल किया जाए, जो लोग हैं उनको कैसे इसके लिए अवेयर किया जाए। तो सिंगल यूज़ प्लास्टिक को अवॉइड करने का हमारा जो मैक्सिमम टारगेट है उसको हमें अचीव करना है अल्टीमेटली, और उसके लिए यहाँ पे 4 इन्होंने तरीके बताए हैं। पहला क्या है? फर्स्टली वी शुड इंश्योर दैट वेस्ट कलेक्शन ऑपरेट्स एट द सेम पेस एज वेस्ट जनरेशन। ठीक है, तो इसको कहाँ पर ऑपरेट किया जाए? जहाँ पर आप इसको कलेक्ट करते हैं वहीं पर इसको जो जनरेशन होता है, जहाँ पे वेस्ट जनरेट होता है वहीं पर इसको प्रॉपरली ऑपरेट कर दिया जाए। यूएनईपी एंड नेशनल ज्योग्राफिक्स वर्क that litter a large part of plastic pollution ending up in Indian river, improve planning and frequency of waste disposal operations can alleviate this। जिस तरीके से बाकी ऑर्गेनाइजेशंस ने काम किया है इसके लिए, यानी इसका जो पूरा ऑपरेशन है जिससे जनरेशन होता है वहीं पर इसका कर दिया जाए तो हम इसको हटा सकते हैं। दूसरा है वी मस्ट बी एबल टू सेग्रीगेट वेस्ट एंड यूज्ड प्लास्टिक अर्ली इन द वेस्ट टू वैल्यू साइकिल। क्या बोल रहा है कि वी मस्ट एबल टू सेग्रीगेट वेस्ट, जो भी मैंने आपको बताया कि अलग अलग करना होगा, ठीक है ना, प्लास्टिक्स का जो उसको अलग अलग करके सेग्रीगेट करके, और फिर वेस्ट टू वैल्यू साइकिल यानी इसको ट्रीट करके रिसाइकल करके आप अगर इससे कोई वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स बना सकते हैं या इसको मोर इकोनॉमिकली वायबल कर सकते हैं तो ये अप्रोच काफ़ी सूटेबल हो सकता है। थर्ड वन इज वी नीड टू इनकरेज एनवायरमेंटली फ्रेंडली अल्टरनेटिव्स टू द सिंगल यूज प्लास्टिक। आपको जो दूसरा आप ऑल्टरनेटिव देख रहे हैं वो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने प्लास्टिक को जला दिया
अब प्लास्टिक को जला दिया तो प्लास्टिक तो ख़त्म हो गया, लेकिन उसका धुआं जो है पोल्यूशन बन करके एटमॉस्फेयर में चला गया। तो इसका एक सस्टेनेबल यूज़, सस्टेनेबल रिसाइकलिंग का प्रोसेस देखने की ज़रूरत है, और जो अल्टरनेटिव होना चाहिए बहुत ही प्रॉपर होना चाहिए। बिजनेस मॉडल दैट अवॉइड प्लास्टिक वेस्ट थ्रू अल्टरनेटिव प्रोडक्ट डिलीवरी सिस्टम एंड प्रमोट सर्कुलेटरी and use plastic waste should be encouraged. And finally, considering that the plastic pollution is truly society wide problem, सबसे उसके बाद क्या है ना कि अब अवेयरनेस बहुत मैटर करेगा। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इस बात को खुद भी समझना होगा और लोगों को भी बताना होगा। तो गवर्नमेंट, बिजनेस, सिविल सोसाइटी और जो पब्लिक है, इन सबको मिल करके एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करना होगा। एंड दैट वी हैव टू थिंक, वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट येस इट इज़ अ बिग प्रॉब्लम। तो आप जैसे नॉर्मल छोटे छोटे बदलाव भी आप करें अपने लाइफ में। जैसे अगर आप सब्ज़ी लेने के लिए जाते हैं तो आप थैला लेकर के जाएँ, वहाँ पर प्लास्टिक को अवॉइड करें, डायरेक्ट सब्ज़ी अपने थैले में आप लेकर के आएँ। तो ये सब जो छोटे छोटे प्लास्टिक का इस्तेमाल है, या खासकर सिंगल यूज़ ऑफ प्लास्टिक, उसको हम खत्म यहाँ से कर सकते हैं। तो कंक्लूजन में बताया जा रहा है कि यूएनईपी और उनके पार्टनर्स जो हैं, दे आर वर्किंग हार्ड विद द इंडियन गवर्नमेंट सो दैट ये जो प्लास्टिक का पोल्यूशन ख़त्म करना है, इसको एड्रेस किया जा सके। और हमें उम्मीद है कि आगे जो एग्जिस्टिंग प्लास्टिक का इतना बड़ा इशू है, हम उसको ख़त्म कर लेंगे। एंड इंडिया एंड टू डेवलपमेंट ऑफ द नेशनल एक्शन प्लान फॉर मैरीन लिटर एंड प्लास्टिक पोल्यूशन इन द रिवर। ठीक है, तो एक तरफ हमें फ़ाइट कर रहे हैं हम कोविड-19 से, और दूसरी तरफ हमें ये जो इसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स और ज़्यादा बढ़ रही हैं, उसको भी ख़त्म करते हुए जाना होगा। अगला आर्टिकल देखते हैं। ये वुमेन से एसोसिएटेड और बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे हालांकि ये केस स्टडी आई है प्रॉपरली, आप इसको पूरा आर्टिकल पढ़ सकते हैं न्यूज़पेपर में, ज़रूर पढ़िएगा, मैं तो आपसे कहूँगी। लेकिन हम लोग चूँकि पूरा एक रीज़न सेंट्रिक है, तो पूरी स्टोरी को नहीं पढ़ेंगे, लेकिन जो इसका क्रक्स है उसको जानेंगे कि क्या हुआ है, क्या हो रहा है। इसका आप कहाँ पे पूरे टॉपिक को रख सकते हैं, जीएस पेपर 2 में रख सकते हैं, 1 में रख सकते हैं, ठीक है ना। 2 में आपका वल्नरेबल सेक्शन में आ जाएगा सोशल जस्टिस, इवन पॉलिटी वाले सेक्शन में आ जाएगा। पेपर 1 में रोल ऑफ वुमन इन द सोसाइटी में आ जाएगा, ठीक है। देखिए क्या कहा जा रहा है इसमें। केरला में क्या हुआ है कि अभी जो ये लेडी आप देख रही हैं, ये महिला कांग्रेस की प्रेसिडेंट हैं, और इनको टिकट नहीं दिया गया पार्टी की तरफ से, ठीक है ना। तो इसलिए इन्होंने आवाज़ उठाई है, और ये पूरा बॉल्ड हो रही हैं, बाल अपना पूरा हटा रही हैं, क्योंकि जो पार्टी है वो वुमेन को रिस्पेक्ट ना देते हुए, अकॉर्डिंग टू हर, ना देते हुए वहाँ पे वुमेन के पार्टिसिपेशन को कम किया गया है। इस वजह से ये काफ़ी आहत हुई हैं। तो आर्टिकल में क्या है, आपको स्टोरी मैं यहाँ पे बता देती हूँ, उसके बाद हम लोग कुछ और पॉइंट्स को देखेंगे। इनका कहना है कि जब यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट को टिकट मिल सकता है, यूनियन प्रेसिडेंट जो केरला स्टूडेंट्स यूनियन प्रेसिडेंट है टिकट मिल सकता है, तो महिला कांग्रेस प्रेसिडेंट को टिकट क्यों नहीं मिलेगा आने वाले चुनाव में। तो इनका कहना है कि ये लड़ाई मेरी नहीं है, बल्कि पूरे वुमेन सोसाइटी के लिए है, जो वुमेन रिप्रेजेंट कर रही हैं उनके लिए है, कि आज पार्टिसिपेशन महिलाओं का इतना कम क्यों है, और जो पार्टी है वो इनको सपोर्ट क्यों नहीं करते, यानी वुमेन को क्यों नहीं टिकट दिया जाता है। तो अगर आप केरला से बिलोंग करते हैं या कभी गए हों, आपके दोस्त वहाँ से हों, तो आपको एक बात बता दें कि थोड़ा सा वहाँ पे जो कल्चर है, वो भले ही वहाँ पर एजुकेशन बहुत अच्छा है, भले ही हेल्थ सिस्टम बहुत बढ़िया है, बाकी जो डेवलपमेंटल की सेक्टर्स में बहुत अच्छे हैं, लेकिन जब आप थोड़ा साउथ इंडिया वाला रीजन जाएंगे, इवन हालांकि ये ऑल अराउंड इंडिया का है, लेकिन फिर वहाँ पे 1% के लिए देखा जाए कंपेरेटिवली, तो डोमिनेंस मेल का ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द अदर पार्ट ऑफ द कंट्री। बट अगर हम ओवरऑल इंडिया की बात करेंगे या इवन वर्ल्ड की बात करेंगे, तो कई सारा डाटा एंड फैक्ट्स ही आपको बताता है कि मेल डोमिनेंस ज़्यादा है, और ख़ास करके महिलाओं का पार्टिसिपेशन पॉलिटिकल सिस्टम में बहुत कम है, ठीक है ना। डिस्पाइट आपकी जो लेट जयललिता हैं, वो तमिलनाडु से थी, या ऐसे इंदिरा गांधी आपकी बहुत हमारी जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रह चुकी हैं, बहुत ही कमेंडेबल लीडर थी, लेकिन इसके बावजूद भी आज महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है, और इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। एक तो हमारा माइंडसेट है, दूसरा कारण है कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई प्रावधान नहीं दिया गया है जहाँ पे कि कंपल्सरीली
महिलाओं को टिकट दिया जाए। बाद में अमेंडमेंट वगैरह करके पंचायती राज में तो लाया गया, लोकल गवर्नमेंट में जगह दी भी गई, लेकिन अभी भी लोकसभा वगैरह में अभी महिलाओं को जगह नहीं मिल पाई है। और अगर आपको याद है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो आया था 108 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, आपसे बहुत इंपॉर्टेंटली पूछा जा सकता है, 2008 में ये बिल आया था, आज तक ये पेंडिंग है, स्टैंडिंग कमेटी के पास है, कहीं कोई अपडेट नहीं है, ना कोई नई गवर्नमेंट इसको ला रही है, ना लाने के पक्ष में है। ये बिल बताता है कि महिलाओं को आरक्षित किया जाए, महिलाओं के सीट को लोकसभा में 33% तक। जिस तरीके से आपके लोकल बॉडी में हो गया है आरक्षण, वैसे ही महिलाओं को आरक्षण पार्लियामेंट में भी मिलना चाहिए, लेकिन अभी तक ये हो नहीं पाया है। तो यहाँ पे जो लेडी है, ये इनका नाम है लथिका सुभाष। इन्होंने ही ये पूरा मुहिम स्टार्ट किया है, कैंपेन स्टार्ट किया है कि टिकट क्यों नहीं दिया जाएगा। तो आगे राइटर ये बताते हैं कि ये पहली बार नहीं हो रहा है, इससे पहले भी सेम चीज़ें हो चुकी हैं। और 1950s के समय में जब भारत आज़ाद ही हुआ था और हमारा फर्स्ट एडल्ट फ्रेंचाइजी इलेक्शन हो रहा था 1948 के बाद, तो वहाँ पर उस समय में एकम्मा चेरियान ऐसे ही वुमेन लीडर थी, कांग्रेस एक्टिविस्ट थी और बहुत अच्छा काम करती थी। इनका मॉरल जो ऑरा था बहुत बड़ा था, लेकिन फिर भी इनको टिकट नहीं दिया गया था, इनको ऐसे ही बाईपास किया गया था। बाद में फिर चीज़ों को नॉर्मल करने के लिए और वुमेन को पार्टी में बुलाया जाता है, लेकिन मेल डोमिनेटेड कम्युनिटी के अकॉर्डिंगली ही फिर पॉलिटिक्स उस समय में भी होती है। तो ये, और वहाँ पे क्या बोला था कि त्रावणकोर में जो महिलाएं हैं वो घर की महारानी हैं, तो घर की महारानी बना करके और उनको बाहर लाने का जो एक मुहिम था उसको वहीं पर दबा दिया जाता है। और आज भी इतने सालों के बाद भी आज़ादी के सिस्टम कुछ वैसा ही है। तो वही यहाँ पे राइटर कहते हैं कि वुमेन का रिप्रेजेंटेशन लोकल बॉडीज़ में तो बाय चांस 1990 में मिला, लेकिन उसमें भी बहुत ज़्यादा एक्टिवली रोल वुमेन प्ले नहीं कर पा रही। अगर आप क्रिटिसिज्म करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो महिलाओं को टिकट मिलता है एक्चुअली में, जैसे आपने देखा होगा जो सरपंच है कोई महिला बनती है तो बहुत कम, अगर आप 100 का नंबर देखते हैं तो उसमें सिर्फ ऐसी 10 महिलाएं ही होती हैं जो एक्टिवली रोल प्ले कर रही होती हैं। बाकी 90 जो महिलाएं हैं उनके हस्बैंड ही वहाँ पे रूल कर रहे होते हैं। तो वो सिस्टम आज भी है। तो इसको कैसे ख़त्म किया जाए और ख़त्म किया जाना चाहिए, ये एक डिमांड है आज के समय में। अगला आर्टिकल डिस्कस करते हैं। ये कल का आर्टिकल हम ले रहे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इंडिया नीड्स फॉर पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन। आखिर भारत में पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या स्टेप लिए जा रहे हैं, उसके बारे में हम आइए देखते हैं। द नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 में नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी आई थी। अफर्म्ड अ कमिटमेंट टू अचीव रिप्लेसमेंट लेवल ऑफ फर्टिलिटी बाय 2010। ठीक है, तो टारगेट रखा गया था पॉपुलेशन कंट्रोल करना है। 10 राज्य कर्नाटका, पंजाब, गुजरात, असम, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और केरला। ठीक है ना। इसके अलावा जम्मू कश्मीर हैव अचीव्ड दिस गोल अ बिट मच डिले। तो इन राज्यों ने अपने यहाँ पर टारगेट को अचीव किया, लेकिन आप ध्यान से देखिए इन राज्यों की तरफ, तो इनमें से कोई भी राज्य आपके ईस्ट इंडिया से नहीं है। ठीक है ना। नॉर्थ जो डोमिनेट इंडिया है वहाँ से नहीं है। सो केरला एंड तमिलनाडु हैड अकम्प्लिश्ड इट डिकेड अर्लियर दिस फर्टिलिटी डिक्लाइन ओवर हाफ ऑफ इंडिया हैज़ कट्स अक्रॉस ऑल द सेक्शन सोसाइटी। यहाँ पे इस आर्टिकल में बहुत ही अच्छे तरीके से राइटर ने बहुत सारे डिफ्रेंसिएशन को बताया है, जैसे कि डिस्पाइट द रिलीजन कैसे जो राज्य हैं उन्होंने अपने यहाँ पर पॉपुलेशन को कंट्रोल किया है। केरला ने कैसे अपने यहाँ पर पॉपुलेशन पूरा कंट्रोल किया है बिना कोई सेग्रीगेशन के। कोई ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर सेक्शन या सोसाइटी में ही पॉपुलेशन कम हो रहा है, बल्कि जो लोग पुअर हैं, अनएजुकेटेड हैं, चाहे वो पुअर हो या अनएजुकेटेड हो, रिच हो, हाई हो, लो कास्ट से आते हों, उन सभी लोगों ने अवेयरनेस को फॉलो किया और पॉपुलेशन कंट्रोल करने में मदद की। एंड द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे हैज़ शोन हाउ TFR हैज़ रिड्यूस्ड इवन अमंग इलिटरेट वुमेन। जो इलिटरेट वुमेन हैं उनमें भी TFR जो है टोटल फर्टिलिटी रेट वो कम हो गया है फ्रॉम ऑल द रिलीजन, हर रिलीजन से। हम किसकी बात कर रहे हैं? साउदर्न स्टेट की बात कर रहे हैं। केरला एंड तेलंगाना जैसे राज्यों में आपको पता है हाई प्रपोर्शन ऑफ मुस्लिम्स हैं। तो यहाँ पे मुस्लिम्स को क्यों एग्जैक्टली नोट किया गया है? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि
जो नंबर ऑफ़ चाइल्ड्स हैं वो मुस्लिम्स में ज़्यादा होते हैं। लेकिन ये क्या कहा गया कि ऐसा जो एक नोशन है वो साउथ ईस्टर्न स्टेट में बिल्कुल भी नहीं है। वहाँ पर चाहे लोग अनएजुकेटेड हैं या एजुकेटेड हैं या किसी भी रिलीजन से हैं, उन्होंने अपने यहाँ पर बहुत अच्छे से काम किया है और टीएफआर कम हुआ है वहाँ पर। एंड द साउदर्न स्टेट अचीव पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन, और वहाँ पे जो स्टेट है उसने पॉपुलेशन को स्टेबल करने के लिए बहुत सारे काम किए और अचीव भी किया। बट उत्तर प्रदेश और बिहार में ऐसा नहीं हो पाया है। यहाँ पे जो ड्रिफ्ट है, गैप है, वो बहुत ज़्यादा है। द 5 साउदर्न स्टेट succeeded irrespective of literacy and education level and could permeate all section. It overturned the conventional wisdom that literacy, education and development are prerequisite for population to the stabilize. तो अब इसको यहाँ पर डिटेल में देखते हैं इन्होंने क्या क्या कहा है। डिफरेंस की अगर हम बात करते हैं, प्रोग्रेसिव साउथ एंड द सेंट्रल नॉर्थ, तो क्या डिफरेंस है। यूपी बिहार की आप बात करें तो वहाँ पे 23% ऑफ इंडियाज़ पॉपुलेशन आर प्रोजेक्टेड टू ग्रो बाय ओवर 12% एंड 20% इन द नेक्स्ट 15 ईयर। अगले 15 सालों में यूपी बिहार में जनसंख्या है वो और बढ़ने वाली है। टीएफआर प्रिवेल्स ऑल रिलीजन ग्रुप डिस्पाइट द, वहाँ पे टीएफआर हाई है चाहे वो रिलीजन कोई भी हो। एक्शन टू प्रिवेंट अनवांटेड प्रेगनेंसीज एंड पर्टिकुलरली इन दोज 2 हिंदू बेल्ट स्टेट इज अर्जेंटली रिक्वायर्ड। ठीक है, तो इन्हीं दोनों राज्यों में, यूपी बिहार में दोनों में देखा जाएगा तो वहाँ पर ऐसे केसेस बहुत ज़्यादा हैं। जो अनवांटेड प्रेगनेंसीज हैं उनको प्रिवेंट करने की ज़रूरत है। तो ये यूपी में डेडिकेटेड एजेंसी भी है, सिफ्सा यानी SIFPSA, स्टेट इनोवेशंस इन फैमिली प्लानिंग सर्विस एजेंसी। तो किस लिए बनाया गया होगा, फैमिली प्लानिंग करने के लिए ही बनाया गया है स्पेशली। वेबसाइट पे प्रॉपर डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, कॉन्ट्रैक्ट स्टेलर, कोविड डैशबोर्ड एंड द कम्युनिकेशन टेक्निकल डिफ़िकल्टीज आर ओवरकम वन सब्जेक्ट गेन प्रायोरिटी। तो यूपी में अगर इस तरीके से सिस्टम बना हुआ है, डेडिकेटेड एजेंसीज बनी हुई हैं, तो अब इम्प्लीमेंटेशन की ज़रूरत है। अगर रूरल यूपी में देखा जाए तो वहाँ पे आज भी जो नंबर ऑफ़ बर्थ हैं वो 4 या 5 हैं, उससे ज़्यादा चिल्ड्रन की बर्थ होते हैं। ये कहाँ का, रूरल एरिया का सिस्टम है। इन मेनी डिस्ट्रिक्ट्स नीदर हिंदू नॉर मुस्लिम यूज़ मॉडर्न फैमिली प्लानिंग मेथड्स। ज़्यादातर जगह में बहुत सारे ऐसे राज्य हैं, हम बात कर रहे हैं यूपी बिहार की स्पेशली, उसमें ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पर जो मॉडर्न फैमिली प्लानिंग मेथड्स हैं उसको इस्तेमाल नहीं किया जाता है लोगों के द्वारा। बिहार का हाईएस्ट फर्टैलिटी रेट है पूरे कंट्री में, हाईएस्ट आउट माइग्रेशन भी बिहार में ही है। ठीक है, तो वहाँ पे कुछ ऐसी कॉम्प्लेक्सिटीज होती है, इसकी वजह से प्रॉब्लम्स आती हैं। एंड इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ पे सबसे ज़्यादा फीमेल स्टरलाइजेशन होता है। ठीक है ना, फीमेल स्टरलाइजेशन होता है। और एक केस यहाँ पर लिया गया, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हो सकता है ये एथिक्स के लिए। 2014 में बिलासपुर का केस आपको याद होगा, स्टरलाइजेशन हुआ था और बहुत सारी महिलाओं का स्टरलाइजेशन किया गया था अगले 6 घंटे में। उसमें कुछ महिलाओं की डेथ भी हो गई थी। तो इस यानी कि क्या है कि जो राज्य हैं इस तरीके से जो एक्सट्रीम स्टेप लेते हैं वो ना लेकर के, बल्कि स्लो मेथड में लोगों को अवेयर करते हुए अगर आप स्टरलाइजेशन वगैरह का प्रोसेस अचीव करते हैं या इम्प्लीमेंट करते हैं तो वो हो सकता है कि सक्सेसफुल हो। एंड प्रोग्रेस स्टिल रिलायज ऑन द फीमेल स्टरलाइजेशन। हर जगह पर, चाहे वो केरला है, उड़ीसा है, इवन पूरे इंडिया में जो नंबर ऑफ़ फीमेल स्टरलाइजेशन है वो ज़्यादा होते हैं रादर दैन मेल को। इसके लिए कोई वैसा बाउंडेशन नहीं रखा जाता है। इंडोनेशिया, बांग्लादेश ने अपने यहाँ पर इंजेक्टेबल राइट को इस्तेमाल किया था 1980s में, एंड इंडिया ओनली डिड सो इन 2016। तो इंडोनेशिया, बांग्लादेश ने हमसे पहले जो मॉडर्न एडवांस टेक्निक्स हैं उसका इस्तेमाल किया है, बट हम अब इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। 3 चीज़ों की आवश्यकता है। पहला तो है कि मैरिजेस को लेट किया जाए, शादी लेट में होनी चाहिए, चाइल्ड बर्थ लेट होगा उससे, कॉन्ट्रासेप्शंस का इस्तेमाल होना चाहिए, और बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है, वुमेन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन को बढ़ाया जाएगा। अगर वुमेन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन को बढ़ाया जाएगा तो ऑटोमेटिकली जो ये प्रॉब्लम है पॉपुलेशन कंट्रोल है उसमें मदद मिलेगी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बातें इन्होंने यहाँ पर कही हैं। आगे वही एंसेस्टर प्रॉपर्टी राइट्स मिलने चाहिए, वुमेन को उसका अधिकार मिलना चाहिए, ये सारी चीज़ें जो है इम्पॉर्टेंट हैं, जिसको अगर इम्प्लीमेंट किया जाए तो पॉपुलेशन कंट्रोल किया जा सकता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है वो है पार्लियामेंट के जो रूल हैं, जो कानून हैं, उसको प्रॉपर इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, कीप स्टडिंग, कल फिर मिलते हैं। थैंक्स लॉट।